नमस्कार मित्रों, आप लोगों को जैसा पता होगा कि आगामी 29 मार्च 2025 को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हालांकि वो भारत में दृश्य नहीं होगा, परंतु उस दिन जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है वो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। आज इस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि पर इस जो पंचग्रही योग बनने वाला है ग्रहण के दौरान, साथ ही यहाँ पर आपकी शनि की ढैया खत्म होने वाली है। ये आपने कई ज्योतिषियों के माध्यम से, साथ ही मेरे मुंह से भी कई बार आपने सुना होगा कि आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को शनि जब आपके अष्टम में गए थे तो वहां से आपके कार्यों में जिस तरीके से अटकना, लटकना और भटकना, जो धीमी गति हो गई थी, कोई काम आपका नहीं बन रहा था, मानहानि होना, परिवार में आपके कहीं ना कहीं आपकी जो स्थिति थी वो काफी खराब हो गई थी, आपकी बातें कोई नहीं सीरियस ले रहा था, आपकी कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची पिछले दिनों, पिछले 2 वर्ष 2.5 वर्ष के दौरान। उससे आपको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां पर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी आपके लिए बहुत ज्यादा प्रसन्न होने वाली बात नहीं है। उसका कारण क्या है? शनि आपके अष्टम भाव से निकलेंगे और भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी स्थिति क्या है कि शनि आपके सप्तमेश भी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे। तो सप्तमेश होकर अष्टम में सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में रहेंगे तो केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में जाएंगे, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा। साथ ही यहाँ पर आपको एक समय काल के लिए मैं आज ये राशिफल की जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि 29 मार्च को जब यहाँ ग्रहण लगेगा और उसी दिन रात्रि में, क्योंकि ग्रहण का जो समय रहेगा भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:21 से शाम को 6:14 तक रहेगा, और इसी दौरान रात्रि 10 बजे जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, उसी रात में शनि आपके अष्टम से निकलेंगे और भाग्य स्थान में आ जाएंगे और आपको शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। तो ये एक राहत वाली खबर जरूर है, लेकिन अब यहां से क्या समस्या बनने वाली है उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। तो इसको बहुत ध्यान से आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि अभी अंत में जब मैं उपाय बताऊंगा तो वो भी आपको करना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि क्या समस्या पहले उसको जानिए। देखिए, जिस दिन शनि का प्रवेश होगा तो भाग्य स्थान में क्या है कि एक तो आपके देखिए लग्न के स्वामी जो चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा क्या है? मन की राशि है। सूर्य ग्रहण लगे चाहे चंद्र ग्रहण लगे, चंद्रमा की राशि सबसे ज्यादा प्रभावित होती है उसमें। तो चंद्रमा जो है वो 28 मार्च को ही शाम को 4:47 के आसपास जो है वो आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और वहां पर पंचग्रही योग बनेगा। पहले शनि के आने से पहले सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये पंचग्रही योग बन जाएगा। अब जब चंद्रमा यहां आ जाएंगे तो चंद्रमा का राहु के साथ ग्रहण दोष बनेगा और सूर्य राहु का ऑलरेडी ग्रहण दोष बना हुआ है। अब यहां पर उस दिन ग्रहण लग जाएगा पहले, फिर शनि आएंगे यहाँ और चंद्रमा आपके 30 मार्च तक रहने वाले हैं। 30 मार्च के बाद वो आपके दशम भाव में मेष राशि में चले जाएंगे। तो वहां से जो स्थिति रहेगी 30 मार्च के बाद शाम को 4:34 के आसपास चंद्रमा निकलेंगे और वहां से जो 30 मार्च तक और 14 अप्रैल तक की स्थिति रहेगी, वहां पर जो स्थिति बनने वाली रहेगी वो बहुत ही ज्यादा समस्यादायी रह सकती है। उसका कारण क्या है? वहां पर सूर्य, शनि, राहु, बुध और शुक्र का पंचग्रही योग रहेगा और 30 मार्च तक 4:34 शाम तक तो चंद्रमा भी रहेंगे। तो शनि और चंद्रमा का भी विष दोष बन जाएगा, जो जबरदस्त मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला रहेगा, और चंद्रमा तो आपके लग्नेश ही होते हैं। तो यहां पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष और चंद्र राहु का भी ग्रहण दोष 30 मार्च तक। उसके बाद शनि और राहु का श्रापित दोष, शनि सूर्य का पितृ दोष, बुध राहु का जड़त्व दोष, शुक्र राहु का चारित्रिक दोष। इस तरह के जो दुर्योग बने हुए हैं ये आपके लिए अगले 15 दिन, खास तौर पे 14 अप्रैल तक की मैं ये जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि 14 अप्रैल को क्या होगा कि सूर्य जो होते हैं आपके धनेश होते हैं, सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं, वो आपके दशम भाव में आ जाएंगे उच्च राशि मेष में, और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और उच्च राशिस्थ होकर बैठेंगे। यहां पर आपको कहीं ना कहीं जो पिता की ओर से चिंताएं थी, क्योंकि पिता का स्वामी सूर्य यहाँ पर ग्रहण दोष में भी है, उस दिन ग्रहण भी लगेगा और शनि के साथ भी उनका संबंध है, शनि उनके पुत्र होते हैं, दोनों आपस में आदर्श शत्रु भी होते हैं। तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं हैं, पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद है या पिता के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद आपका जो बना रहेगा 14 अप्रैल तक, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सूर्य जब 14 अप्रैल तक मीन राशि में है तो अपनी राशि जो सिंह राशि होती है उससे षडाष्टक दोष में भी है। फिर यहाँ जब दशम में आएंगे तो एक तो उच्च राशि में बैठेंगे, दिग्बली हो जाएंगे और अपनी जो सिंह राशि उससे नवम पंचम का राजयोग भी बनाएंगे।
तो 14 अप्रैल तक आपको क्या क्या सावधानी बरतनी, पहले आप ये समझिए आपके कौन कौन से भाव प्रभावित हो रहे हैं उस दिन। धनेश होकर सूर्य भाग्य स्थान में है, यहां पर बुध आपके लिए कोई कारक नहीं होते, नीच राशि में बैठे हुए हैं, द्वादशेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं। शुक्र आपके लिए बहुत योग कारक होते हैं, लाभेश और चतुर्थेश होकर भाग्य स्थान में उच्च राशि में है। बुध का वहां नीच भंग भी हो रहा है। और यहाँ पर जो शनि होते हैं अष्टमेश और सप्तमेश होकर बैठेंगे उस दिन, और चंद्रमा तो आपके लग्नेश होकर 30 मार्च तक है। तो यहां पर देखिए क्या क्या प्रभावित हो रहा है। आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा है, बिजनेस आपका प्रभावित हो रहा है, सेविंग्स आपकी प्रभावित हो रही है, फैमिली में कोई प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा है इनहेरिटेंस वगैरह को लेके, वो प्रभावित होगा, उसमें कुछ विवाद और बढ़ सकता है। साथ ही आपके खर्च प्रभावित हो रहे हैं, आपके छोटे भाई बहनों से संबंध और मित्रों के साथ संबंध, पड़ोसियों के साथ संबंध, ये सभी चीजें आपकी उस दिन प्रभावित होंगी जिस दिन ग्रहण लगेगा। तो ये सब चीजों को लेकर आपको बहुत ध्यान देने योग्य है 14 अप्रैल तक। तो आपको क्या क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मौन धारण कीजिए, बेफिजूल की बातों से दूर रहिए, बेफिजूल के वाद विवाद से दूर रहिए, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचिए, अपना बजट बनाकर चलिए, अननेसेसरी खर्चों पर लगाम लगाकर चलिए। कोई अगर आपसे कहता भी है, अगर उधार मांगता है तो बिल्कुल उधार मत दीजिएगा, अन्यथा आपका पैसा फंस जाएगा। और कर्क राशि वालों को मैं एक विशेष एक सलाह भी देना चाहता हूं इस ग्रहण से या इस दोषों से अतिरिक्त। देखिए कर्क राशि वाले जो होते हैं स्वभाव से बहुत ही ज्यादा सौम्य होते हैं, और कहीं ना कहीं इनको मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है। ये बहुत जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, और अपने घर वालों से नहीं प्रभावित होते। ज्यादातर 70 से 80% केसेस में जो कर्क राशि वाले वीडियो देख रहे हैं वो अपने अनुभव से बताएं कि 70 से 80% आप लोग बाहरी वालों से प्रभावित होते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं अपना खुद से नुकसान करते हैं। बाहर वाला तो बाद में करेगा नुकसान आपका, आप खुद से नुकसान करते हैं, क्योंकि आप खुद ही प्रभावित होते हैं दूसरे की बातों से। तो चेक एंड बैलेंस जितना आप लाइफ में लेके चलेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मैं वापस आता हूं सब्जेक्ट पे, विषय पे, और यहां पर आपको उधार नहीं देना है। उधार देने से बिल्कुल आप तौबा कर लीजिए, और किसी को उधार देना है तो इतना क्लोज होना चाहिए वो व्यक्ति, साथ ही किसी को कैश तो उधार मत दीजिएगा। जिसको भी देना है, अगर उधार अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपका बहुत क्लोज है, किसी को सही में आवश्यकता है, कोई किसी का व्यक्ति का अस्पताल में एडमिट है, या किसी को फीस वगैरह जमा करनी, या कोई और कारण हो सकता है इमरजेंसी, तो आप उसको बैंक के चेक के माध्यम से या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर, ताकि आपके पास वो एक जो है रिकॉर्ड रहे, प्रूफ रहे। जब आप उससे पैसा मांगे और जब वो डिनाई करे कि तुमने पैसा कहां दिया, तब आप उसको प्रूफ दिखा सकते हो। तो इतना चेक एंड बैलेंस करके जरूर चला कीजिए लाइफ में। तो ये होगी स्थिति। तो उधार मत दीजिएगा, और कहीं ना कहीं वाद विवादों से दूर रहिएगा, और मित्रों के साथ समय बर्बाद करने से बचिए, और जितना हो सके मित्रों से दूरी बनाकर रखिएगा। क्यों नहीं हो सकता कोई ऐसा मित्र आपका हो जो खुद कोई कांड कर दे, आप भी उसमें फंस जाएं, या आपकी उसके द्वारा बदनामी हो जाए, मानहानि हो जाए, समाज में आपका मान सम्मान प्रभावित हो जाए। क्योंकि लग्नेश होकर चंद्रमा यहाँ पर जो है दो ग्रहण दोष में प्रभावित, आपका यहाँ दो ग्रहण बन रहा है, विष दोष बन रहा है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मानहानि भी संभव है, चाहे वो परिवार को में किसी वाद विवाद को लेकर हो, चाहे किसी बाहर। तो ये सब चीजें आप जितना आप ध्यान करके चलेंगे अगले 15 दिन 29 मार्च से 14 अप्रैल, तो आपके लिए काफी राहत रहेगी। धीरे धीरे स्थितियां कब बदलेंगी, जब जैसे जैसे भाग्य स्थान से ग्रहों का विदाई होगी, और यहाँ जब शनि अकेले बैठेंगे 31 मई के बाद से, वहां से आप देखेंगे कि तब शनि आपको थोड़ा बहुत फायदा देंगे, क्योंकि फिर शनि की दृष्टियां जो एक्टिव होंगी लाभ स्थान पर, तीसरे भाव पर, छठे भाव पर, वो आपको कहीं ना कहीं फिर फायदा देना काफी हद तक शुरू करेंगे। जो ढैया में आपके काम रुके थे वो शुरू होने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जब तक 7 मई को बुध नहीं निकल जाते हैं, 18 मई को राहु नहीं निकल जाते हैं, और 31 मई तक शुक्र भी यहाँ रहेंगे, तो 31 मई को शुक्र निकल जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर शनि अकेले रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज वीडियो को अंत करते करते एक चीज और आपको बता देता हूं, आप अभी भी बहुत उत्साहित मत होइएगा। मैं फिर आपको बता देता हूं, ये आपको बहुत कम ज्योतिषी बताएंगे। जब यहाँ पर जो स्थितियां बन रही हैं, अभी मैंने बताई कि ये ग्रह निकलेंगे, सब निकल जाएंगे। 18 मई को राहु आपके 8वें भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर वो अगले 18 महीने तक रहेंगे। और बृहस्पति जो है वो 14 मई को ही आपके लाभ स्थान से निकलकर द्वादश में चले जाएंगे। उसके बाद जो स्थिति है वो थोड़ी सी आपके लिए फिर से चुनौतीपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अष्टम में जब राहु आएंगे तो लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सडन लॉस भी होता है, सडन गेन भी होता है। तो दोनों स्थितियां आपके लिए बन जाएंगी। आपको लगा अचानक धन लाभ भी हो जाएगा,
और कभी कभी अचानक आपके किसी गलत फैसले की वजह से आपको धनहानि भी हो जाएगी। और द्वादश में बृहस्पति जाएंगे, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं होगा, वो भी आपको कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां आपके लिए बढ़ जाएंगी, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल फिर भी 14 अप्रैल तक बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, उसके बाद तो देखा जाएगा, स्थितियां जैसी जैसी बनेंगी आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना आप लोग लगातार करते रहिए, क्योंकि जो आपके सबसे योग कारक ग्रह होते हैं मंगल, वो द्वादश भाव में 3 अप्रैल तक, उसके बाद लग्न में आ जाएंगे, नीच राशि में बैठेंगे, 6 जून तक रहने वाले। हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। और आपके राशि के स्वामी जो चंद्रमा है वो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होते हैं, तो आप लोग भगवान शिव की बहुत पूजा उपासना लगातार किया कीजिए। हर सोमवार को, वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए, वैसे अगर ना संभव तो हर सोमवार को जलाभिषेक जरूर कीजिए, दुग्धाभिषेक कीजिए, उनको इत्र, सफेद चंदन, सफेद मिष्ठान, सफेद पुष्प अर्पित कीजिए, ओम नमः शिवाय का यथासंभव जाप कीजिए। साथ ही जब भी आप इस गोचर के दौरान जो भी बन रहा है, थोड़ी सी अशुभ स्थिति ज्यादा रहेगी, तो आप लोग जलाभिषेक करते हुए त्र्यंबकम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भी जलाभिषेक कर सकते हैं। और बिल्व पत्र जब आप अर्पित करें तो एक मंत्र है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। मैं फिर से दोहरा देता हूं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। इस मंत्र का जाप करते हुए आप लोग बिल्व पत्र अर्पित कीजिए, तो उसका ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा फल आपको बेहतर मिलेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको और कौन सी ऐसी राशि है जिस पर इस पंचग्रही योग का बहुत ज्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, उसकी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।